एहतशाम साहब, सितंबर में ये $7 बिलियन का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जी कुछ इस तरह का लायामल तरतीब दिया जाए कि हम मुस्तकिल तौर पर इससे निकल जाएं। अभी जो IMF से एग्ज़िट होने का गवर्नमेंट का इरादा है, अगर मौजूदा हालात ख़ास तौर पर जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात करते रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते रहे हैं, वो ऐसे हालात हैं रियलिस्टिकली कि हम निकल आएँ? क्योंकि हम देखते रहे गुज़श्ता हुकूमतें भी ऐलान तो कर चुकी थी लेकिन इवेंचुअली इनको IMF के पास जाना पड़ता था। देखिए, हम ना दानादारी की बात तो यह है कि कोई बज़ाहिर एग्ज़िट स्ट्रेटजी तो नज़र नहीं आती है। देखिए ना, अब ये पॉलिटिकल बयानबाजी रेटरिक तो आप अपनी जगह पे हैं, सारे लोग कहते रहते हैं, हुकूमत कहती रहती है। और ये सबसे पहले आपको याद है 2008 में अशोक अजीज़ जब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने कहा था जी हमने कशकोल तोड़ दिया IMF का, आज के बाद हम प्रोग्राम नहीं देंगे। फिर आपने देखा फिर प्रोग्राम लिया गया, चाहे PML की हुकूमत आई, चाहे फिर आपने देखा PTI की हुकूमत आई और मौजूदा इस हुकूमत ने भी ये आपने देखा बेल आउट पैकेजेस लिए। अच्छी बात है हमने कि जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो है ना वो इफ्ट एंड बट के साथ बात कर रहा है और बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा दिया कि भाई जब तक आप रिफॉर्म नहीं करते, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होती, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म नहीं होती और फिर यह है कि एक सफिशेंट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता, तो ये शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जी आप ये कशकोल तोड़ दें। और फिर साथ ये भी आ रहा है कि जी 2028-29 में हमें $10 बिलियन की फंडिंग चाहिए, फॉरेन फंडिंग चाहिए अपने बजट को सस्टेन करने के लिए, अपने कर्जे वापस करने के लिए। तो अपैरेंटली तो बड़ी एक मुश्किल सी बात लगती है, लेकिन ठीक है, हुकूमत अगर ख़ुद दावा कर रही है तो मेरे ख्याल अपने दावे को उनको चाहिए कि उसका पास भी रखें और इसके लिए कि बाकायदा एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस वक्त हमने क्या करना है। देखिए ना, अब वो बार बार आमना एक ही बात आती है कि फिस्कल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाई, फिस्कल गवर्नेंस क्यों नहीं हो पाई। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बरसों से एक बात हो रही है जी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है हमने, वो कैसे आएगी। एक तो एक आप देख लें जो इकॉनमी के फ्रंट पे हमारी मुश्किलात हैं, हमेशा यही हमने लफ्ज़ सुना, स्ट्रगलिंग इकॉनमी। और फिर ओवरऑल आप देखते हैं एनवायरनमेंट जो है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लें, इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें कंबाइंड हो के ये फ़ैसला करती हैं कि हमने अपने हालात को कैसे ठीक करना है। अहम बात यह है कि आपके रिज़र्व बिल्ड होंगे दो ही तरीके से, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगी। अभी देखें रेमिटेंस तो बढ़ गई है, $35 बिलियन तक चली गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो $30 बिलियन के करीब भी चली गई है। अब वो ये भी वो कह रहे हैं अपने कि 2029 तक प्लानिंग कमीशन हमारे $63 बिलियन कि अगर ये हम एक्सपोर्ट अपने $60 बिलियन कर लेते हैं, हमें 2029 में हम ना कितने साल लगेंगे, अभी बस आने वाला है ना 2-3 साल के बाद आप 2029 आ जाएगा। तो आपको लगता है या मुझे नहीं लगता दयानतदारी के साथ कि सब कुछ हो सकेगा। देखिए ना, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डे 1 से लोग जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर को फ़ायदे आप पहुँचाते रहते हैं और रुपये को आप जब कमज़ोर कर देते हैं तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। वो तो डॉलर जब ऊपर जाता है तो उन्हें तो मज़े मिल रहे होते हैं, फिर सब्सिडीज़ भी है, फिर और इंसेंटिव भी उनको मिल रहे होते हैं। अहम बात यह है कि जी लोग बात ये कर रहे हैं कि जी इस मुल्क में जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब इस मुल्क में अब एक बार फिर उन्होंने यही बात की है एहसन इकबाल साहब के, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आती और फिर सर्विसेज सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो नहीं लगता कि हुकूमत अपने जो है ना वो अहदाफ पूरे कर सकती है। तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात तो ये है ना कि ये आए दिन जो हम बातें करते रहते हैं। पहली तो बात यह है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको एक दिन के अंदर इंडस्ट्री लग जाती है अंडर वन रूफ, जैसे दुबई में होता है। हमने बातें ही सुनी है, ये ऐसा नहीं हो रहा। फिर ये बात आ रही है जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी एक तो है कि पानी बिजली गैस महंगी है, फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास एक इन्वेस्टर आता है, वो कहते हैं जी मैंने फ़लाँ सेक्टर में इंडस्ट्री लगानी है, मुझे ये चीज़ें हैं, क्या उसको मिल जाती हैं? नहीं मिलती हैं तो रो पीट के मिलती हैं और पैसे मांगे जाते हैं, नतीजतन लोग डिसहार्ट होके फ्रस्ट्रेट होके चले जाते हैं। तो बज़ाहिर तो हम ना ये अपहिल टास्क है, ये ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे कि दोबारा में फिर उसी तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो अहदाफ आप हुकूमत मुकर्रर करती है पूरे नहीं होते। अब इकनॉमिक इंडिकेटर जी आप देख लें, पिछले माली साल में 80% से ज़्यादा पूरे नहीं हुए थे। इस साल भी ठीक है, थोड़ी सी बेहतरी हुई है, रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, एक्सपोर्ट हमारी स्टैगनेंट थी उस लिहाज से, सिर्फ 2-3%, 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ी। इंपोर्ट ठीक है, $70 बिलियन से आप ले आए $55 बिलियन तक, लेकिन इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। अब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो फ़र्क है, इसको कैसे आप कम करेंगे? फिर ये फॉरेन इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ का बड़ा फ़र्क है। पैसे आते हैं साथ ही चले जाते हैं वापस, कर्ज़े आते हैं, फिर आपने देखा कि कर्ज़ों की अदायगी है, हर महीने हुकूमत को $200 मिलियन, $400 मिलियन
$500 मिलियन वापस करना पड़ता है, तो वो अपनी जगह पे मुश्किलात हैं। फिर आप देख लेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन मुश्किलात से निकलने के लिए विल भी होनी चाहिए ना, वो विल की कमी हम देख रहे हैं इस हुकूमत में। क्या मामला आता है? हम ना देखें, विल की कमी तो शायद मैं सख्त लफ्ज़ हो जाएगा कि नहीं है, चाहते तो ज़रूर होंगे। अब ज़ाहिर है अगला इलेक्शन लड़ना है, और जब तक आप कोई काम करके नहीं दिखाएंगे, और फिर ये कि जो एक मुसीबत है, जो हम वो जो ट्रांजिशन से बाहर नहीं निकल रहे, वो जो आपकी है स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ, कि कब हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो IMF तो नहीं, उसका तो एजेंडा है वेल्थ टाइटनिंग करें, ऑस्टेरिटी करें। आप भूल जाएं कि आपने ग्रोथ लेके आनी है। वो कहते हैं जी ग्रोथ नहीं होगी, 6% ग्रोथ कम से कम होनी चाहिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आप ल्योर कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा किसी हद तक हो सकता है। 9.5% आप देख लें, पढ़े लिखे लोगों में आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कैसे दूर होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।